पवन और सोनिया भाई बहन हैं। पवन सोनिया से उम्र में 1 ही साल छोटा है, मगर काफी चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का है। उनको और उनके पिताजी को घूमने फिरने का बहुत शौक है। हर बार गर्मी की छुट्टियों में पूरा परिवार किसी नई जगह घूमने जाया करता है। एक दिन दोनों घर के पास वाली छोटी नहर में नहा रहे थे। पिताजी की उस दिन छुट्टी थी, वे भी उनके साथ ही थे। पवन, चलो देखते हैं कौन पानी में ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है। ठीक है सोनिया। दोनों पानी में डुबकी लगाते हैं। पवन कुछ ही देर सांस रोक पाता है, सोनिया अधिक समय तक सांस रोक लेती है। तुम हार गए। देखा, मैंने कितनी देर तक सांस रोक के रखी थी। तो तुम भी कोई बहुत ज्यादा देर तक थोड़ी ना रोक पाई हो। हाँ, अब हम कोई डॉल्फिन तो है नहीं जो कि लंबे समय तक पानी के नीचे सांस रोक पाए। सोनिया, जरा सोचो, पानी में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीवों की बनावट हमसे कितनी अलग होती है। सही कहा। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, जो इनको पानी में चलने में सहायता करता है। जलीय जीवों की पूंछ और मछलियों की शल्क भी गति करने में सहायक होते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि डॉल्फिन कैसे सांस लेती है और यह मछलियों के सांस लेने से किस प्रकार अलग होता है? डॉल्फिन्स अपने सर पर बने छिद्र से समुद्र की सतह पर आकर सांस लेती हैं। वो पानी को बाहर फेंकती हैं और साफ हवा अंदर भर लेती हैं। हाँ, और मछलियाँ तो अपनी गिलों से सांस लेती हैं। मछुआरे जैसी ही मछलियों को पकड़कर जाल से बाहर निकालते हैं, वो छटपटाने लगती हैं और अगर उन्हें पानी में वापस नहीं डालें तो कुछ ही समय में मर भी जाती हैं। सही कहा। क्या तुम्हें याद है, जब हम गोवा घूमने गए थे तब हमने वहाँ के मछली घर में कितनी अलग अलग तरह की मछलियाँ देखी थीं? हाँ, कुछ याद तो है। वैसे घूमने से याद आया, मुझे राजस्थान में ऊंट की सवारी करके बड़ा मजा आया था। बच्चों, ऊंट की सवारी की तो मैंने बेहद सुंदर तस्वीरें भी ली थी। हाँ पिताजी, मेरा मन कर रहा है वो तस्वीरें देखने का। क्यों ना घर चलकर हम अपनी एल्बम देखें? हाँ, मुझे भी देखनी है। बच्चे फैमिली एल्बम देखने के लिए उत्साहपूर्वक घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर वे एल्बम निकालते हैं, खोलते हैं और तस्वीरें देखने लगते हैं। ये देखो, हमारी ऊंट वाली तस्वीर। ऊंट वाले अंकल ने हमें बताया था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि वह गर्म रेतीले रेगिस्तान में घंटों तक यात्रा कर सकता है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि उसकी कुबर में वसा होती है, जिससे वह लंबे समय तक भोजन के बगैर रह सकता है। ऊंट को पसीना भी नहीं आता और वह मूत्र उत्सर्जन भी कम करता है। कमाल की बात यह है कि जब उसे पानी मिलता है तो वह एक ही बार में 100 लीटर से भी अधिक पानी पी सकता है। इसलिए वह इतनी गर्मी में भी कई दिन तक बिना पानी के रह पाता है। पवन, क्या तुम जानते हो, ऊंट केवल राजस्थान में ही नहीं, लद्दाख जैसे ठंडे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि पहाड़ों वाली ऊंट प्रजाति के 2 कुबड़ होते हैं। अच्छा, जब हम लद्दाख गए थे तब वहाँ के ऊंट नहीं देख पाए थे। लेकिन ये देखो, हमने याक के साथ कितना अच्छा समय बिताया था। बिल्कुल, याक की सवारी कितनी मजेदार थी। सिर्फ सवारी क्यों, याक का दूध भी तो कितना स्वादिष्ट था ना। दीदी, क्या याक के बाल उसे पर्वतों की घनी ठंड के अनुकूल बनाता है? हाँ, मैंने किताब में पढ़ा है कि सभी जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। अगर मुझे सही याद है तो इसे अनुकूलन कहते हैं। तुमने ठीक कहा। मुझे तो सबसे ज्यादा अचंभा पर्वतीय बकरियों को देखकर हुआ था। याद है कैसे वो अपने मजबूत खुरों की सहायता से पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ खड़ी ढलानों पर भी दौड़कर चढ़ रही थीं। हाँ, मैं भी चौंक गया था, पर उन्हें देखना मजेदार था। वैसे देखा जाए तो अपने वातावरण के अनुकूल ढलने वाले हर जीव की काबिलियत अचंभित करने वाली है। मैंने एक बार एक रोचक किताब में पढ़ा था कि अमेरिका और कनाडा के अत्यंत ठंडे इलाकों में एक वुड फ्रॉग नाम का मेंढक रहता है।
शीत ऋतु में जब सारा वातावरण बर्फ से ढक जाता है, तब ये मेंढक भी पूरी तरह जम जाता है। उसके दिल की धड़कन महीनों तक रुक जाती है। ऐसा लगता है कि ये मृत हो, पर ग्रीष्म ऋतु आते ही ये दोबारा जीवित हो उठता है। सच में यह तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे यह तो पता है कि भालू जैसे कई जीव शीत ऋतु में महीनों तक लंबी और गहरी नींद सो जाते हैं और इसके लिए वह ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक भोजन करके अपने शरीर में वसा जमा करते हैं। लेकिन ये मेंढक तो इनसे भी आगे निकला। बच्चों, अगर देखा जाए तो सिर्फ गति करने वाले जीव ही नहीं, पौधे भी अपने वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे वर्षावनों की पत्तियां बेहद बड़ी होती हैं ताकि उनकी सतह से अधिक वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, वो हो सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जरूरत से अधिक जल होता है। और मरुस्थल के पौधे? मरुस्थल के पौधों की पत्तियां या तो बिल्कुल छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं ताकि इनकी सतह से कम वाष्पोत्सर्जन हो। इन पौधों की जड़ें भी जमीन में काफी गहराई तक जाती हैं ताकि अधिक से अधिक पानी सोख सकें, क्योंकि वहाँ जल की बहुत कमी होती है। पिताजी, ये सारी तस्वीरें देखकर मेरा मन फिर से कहीं घूमने का हो रहा है। इस बार छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? ये तुम दोनों बच्चे सोचकर बता देना। अभी भोजन बनाने का समय हो गया है। मैं कुछ अच्छा सा पकाता हूँ। चलिए पिताजी, मैं आपकी मदद करती हूँ। पवन, तब तक तुम सोचो कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सोनिया और पवन, जो सोनिया का छोटा भाई है, कल शाम जीवों और उनके अनुकूलन की क्षमता पर चर्चा कर रहे थे। आज दोनों जब खेल रहे थे तो सोनिया के मन में कुछ सवाल आए। उसने सोचा, क्यों न कल की चर्चा को मम्मी और पवन के साथ आगे बढ़ाया जाए। माँ, कल पवन और मैं बात कर रहे थे कि कैसे जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। हमने इस प्रसंग में पौधों और जीवों पर चर्चा की थी, लेकिन अब मेरे मन में ये सवाल आया है कि पौधे एक ही जगह पर रहते हैं और हम जैसे जीव इधर उधर घूम पाते हैं। ऐसे ही कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं जो कि एक जगह पर टिकी रहती हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो गतिवान होते हैं, जैसे कि वायु और जल। हाँ, सही कहा। लेकिन तुम्हारा सवाल क्या है सोनिया? मैं सोच रही हूँ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती है। दिलचस्प सवाल है। कुछ चीजें तो आसानी से समझ आ जाने वाली हैं, जैसे जीव वृद्धि करते हैं। हम जन्म के समय कितने छोटे होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वयस्क हो जाते हैं। पक्षी एवं सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जैसे जीव अंडे देते हैं, जिनमें से उनके बच्चे निकलते हैं और बड़े होकर वयस्क हो जाते हैं। पर माँ, ये लक्षण तो पेड़ पौधों में भी होते हैं। एक चीज जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि सभी जीव भोजन करते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा और पोषण मिलता है। हाँ, तो पेड़ पौधे भी तो सजीव होते हैं। पेड़ पौधे तो भोजन का प्राथमिक स्रोत होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी जीव उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर होते हैं। सोनिया, इस बात से मुझे एक और ख्याल आया। जो जीव भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में से कुछ हिस्सा जिसका शरीर उपयोग नहीं कर पाता, उसे जीव मलमूत्र के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ऐसा सारे सजीव करते हैं। क्या? लेकिन मैंने पेड़ पौधों को मलमूत्र उत्सर्जित करते हुए तो कभी नहीं देखा। पेड़ पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ दूसरे तरीके से उत्सर्जित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ उनके कुछ भागों, जैसे कि उनकी छाल और पत्तियों में जमा हो जाते हैं। जब ये अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा हो जाते हैं, तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां और छाल झाड़ देते हैं। अच्छा, इसका अर्थ है कि सभी जीव भोजन एवं उत्सर्जन दोनों करते हैं। सोनिया, कल हम पानी में सांस रोककर देख रहे थे ना। हम जीव सांस भी तो लेते हैं। अलग अलग जीवों के सांस लेने के तरीके अलग हो सकते हैं। हाँ,
हमने जाना कि स्थलीय जीव नथुनों से और मछलियाँ गिल्स से तथा डॉल्फिन्स अपने सर के छिद्र से सांस लेती हैं। इसके अलावा कुछ जीव अपनी त्वचा से भी सांस लेते हैं, जैसे कि केंचुआ। और कुछ जीव जैसे मेंढक पानी और जमीन दोनों पर सांस ले सकते हैं। पानी में वो अपनी त्वचा से और जमीन पर अपने नथुनों से सांस लेते हैं। हाँ, और ये भी दिलचस्प बात है ना कि पेड़ पौधे दिन और रात में अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। दिन में वह जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। वह अपनी जरूरत के ऑक्सीजन इस्तेमाल कर बाकी पर्यावरण में छोड़ देते हैं। जबकि सूर्य अस्त हो जाने के बाद प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये सब काफी अद्भुत है ना। दुनिया में कितने प्रकार के अद्भुत जीव होते हैं और इनमें कितनी विविधताएं होती हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन इन विविधताओं के साथ साथ कई समानताएं भी होती हैं। जैसे जीव अपने वातावरण के अनुकूल ढल सकते हैं। वे भोजन एवं उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं। कुछ जीव अपनी इच्छा अनुसार चल फिर भी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो सभी जीव करते हैं। वो क्या? वो है प्रजनन। इसी से तो उनकी प्रजाति आगे बढ़ती है। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ, पेड़ पौधे भी बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। वैसे कई सारे पौधों की जड़ों और तनों में भी प्रजनन की क्षमता होती है। बस पेड़ पौधे गतिमान नहीं हो पाते हैं। गतिमान होना जीवों के अनेक गुणों में से एक है, पर सिर्फ गतिमान होने से कोई भी वस्तु सजीव नहीं हो जाती। उनमें बाकी गुण जैसे सांस लेना, प्रजनन आदि क्षमता होनी चाहिए। तभी वायु और जल भी गतिमान होकर भी निर्जीव है। क्या खूब समझ आया, धन्यवाद माँ। सचमुच हमारी दुनिया में वाकई बहुत विविधता है। हमने तो केवल कुछ ही जीवों पर चर्चा की है। वर्षावनों, जलाशयों, मरुस्थलों और घास के मैदानों में कितने ही जीव रहते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। और कितने सारे सूक्ष्म जीव भी तो हैं जो हमारे आसपास की हवा, मिट्टी, भोजन, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी रहते हैं। हाँ, और अभी हमने जिन गुणों की चर्चा की है उनकी सहायता से हम समझ पाए हैं कि सजीव निर्जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ये सब बहुत ही रोचक है। हमें इस बार की छुट्टियों में किसी ऐसी जगह घूमने चलना चाहिए जहाँ हम ढेर सारे अद्भुत जीवों को देख सके। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए केरल के वर्षावनों में जाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं भी कल यही सोच रहा था कि कहाँ जाना चाहिए। मुझे भी ये प्लान अच्छा लग रहा है। वर्षावनों में हमें ढेर सारे अद्भुत जीव देखने को मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो हर बार की तरह बड़ा मजा आएगा। हम सब पक्का केरल घूमने जाएंगे।